हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन बाय 70। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती और आपका साथ में सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट दोनों साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी अगस्त में लगी हुई है और उसी और अगस्त लास्ट तक आपकी सीटेट की डेट लगी हुई है। तो दोस्तों, दोनों को ध्यान में रखते हुए हम अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोनों की क्लासेस कंटिन्यू चला रहे हैं। हम आपको पूरा विस्तार से क्लासेस चला रहे हैं। जो लोग यूट्यूब पर क्वेश्चन डाले, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन डाले, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि आप उसको रटोगे, भूल जाओगे। जो चीज़ मैं आपको विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, आपको वो आपके माइंड में रहेगी। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास चल रही हैं, तो एमसीक्यू में मत जाइए, आप विस्तार की क्लास देखिए। ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चौथी क्लास है। ठीक है, चौथी क्लास। इससे पहले हमने इससे पहले हमने क्या नाम है, नरमपंथी चरण पढ़ा, उसके बाद क्रांतिकारी चरण पढ़ा हमने, उग्रवादी क्रांतिकारी चरण पढ़ा। दोनों पहले से दूसरा दोनों भाग पढ़े हमने। ठीक है, अब हम तीसरा चरण देखते हैं, गांधीवादी चरण। ठीक, तो इसको हम देखते हैं विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गांधीवादी चरण, ठीक, कब से कब तक रहा है? 1919 से 1947 तक। ठीक है, देखो, ये तो सब लोग को मालूम होगा। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपका पोरबंदर, 1969 में पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर कहाँ है आपका? ये गुजरात में। और देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ये एक बहुत बड़े वकील थे। और देखो, इनकी माता जी का क्या नाम था? पुतली बाई, सबको मालूम होगा। और खासकर इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी ने इनके महात्मा गांधी जी का बहुत ही साथ दिया है। इनका हर प्रकार में साथ दिया है। और देखिए, इनकी महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, कहाँ से हुई थी? पोरबंदर और राजकोट से। ये पोरबंदर राजकोट कहाँ पर है? ये आपके गुजरात में है। ठीक है, अब देखिए, 1893 अफ्रीका गए। ये 1893 में अफ्रीका कब गए? 1893 में। क्यों गए थे ये? वहां पर ये अब्दुल नामक एक व्यापारी थे। अब्दुल नामक व्यापारी का केस लड़ने ये अफ्रीका गए थे। ठीक है, अफ्रीका। अब देखिए, 1894 में क्या हुआ था? 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी। कहाँ की थी? ये दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और देखिए, 1901 में क्या हुआ था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये शामिल हो गए थे। अब देखिए, 1903 में क्या हुआ था? इन्होंने क्या हुआ था? इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका चलाई थी। ठीक है, पत्रिका चलाई, समाचार पत्र था, वो चलाया था इन्होंने। अब 1904 में क्या हुआ था? 1904 में, ठीक है, 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, और देखिए, 1906 में उन्होंने क्या किया? पहली बार सत्याग्रह किया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, पहली बार सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए, 1909 में इन्होंने क्या नाम, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, जिस शायद उन्होंने जेल में लिखी थी। अब देखिए, 9 जनवरी 1915, जी डेट पूछते हैं। 9 जनवरी 1917 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, और तुरंत अगले साल इन्होंने क्या किया? उन्होंने 1916 में अहमदाबाद में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ था? हमने बताया था आपको, गुजरात में। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे। अब देखिए, वे कारण जिससे गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी तथा असहयोगी बन गए। तो कैसे बने थे? सहयोगी कैसे बने थे महात्मा गांधी अंग्रेजों के? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें इन्होंने
उसमें उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। साथ क्यों दिया था? अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था कि हम आपको डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दे देंगे। तो इसी आश्वासन को रखते हुए महात्मा गांधी ने इनका प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया। अब देखिए, अंग्रेजों ने विश्व युद्ध खत्म होने के बाद क्या बीच में ही इन्होंने विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने क्या दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को। अब देखिए असहयोगी कैसे बने थे इन्होंने क्या हुआ? देखो, स्थानीय आंदोलन से सीख प्राप्त की थी। अंग्रेजों के प्रति अंग्रेजों ने कैसा व्यवहार किया यहाँ पर। ठीक है, ये लोग मतलब आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उनसे सीख ली आखिर ये क्या वह है। ठीक है, तो उन्होंने इस आंदोलन से अंग्रेजों की पूरी मतलब हिस्ट्री पढ़ ली थी। और उसके बाद रोल एक्ट आया। ठीक है, रोल एक्ट आया, जलियांवाला हत्याकांड आया, और हमारा 1919 में अधिनियम से तुरंत वे संतुष्ट नहीं थे। 1919 के अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन आया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का महात्मा गांधी ने सहयोग किया था। तो जितने भी आंदोलन हम सब विस्तार से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जी हम एक फराफरा बता रहे हैं आपको। अब देखिए, महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन कौन से थे आपके? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। कौन से थे आपके? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत की आजादी में एक कारण बना। अब देखते हैं गांधी जी के स्थानीय आंदोलन। गांधी जी के स्थानीय आंदोलन कौन से थे? खेड़ा आंदोलन। ये खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत में। 1918 में हुआ था ये। ठीक है, इससे पहले 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, कौन सा? 1917 में चंपारण। ठीक है, चंपारण आंदोलन। ये चंपारण कहाँ पर? बिहार में है आपका। तो वहां पर उन्होंने जो नील की खेती करते थे ना, क्या नाम, ये किसान, वो अंग्रेज उनसे सबसे ज्यादा टैक्स लेते थे। तो उसी और टैक्स ज्यादा वसूलते थे और नील की खेती कराते थे, जिसमें किसानों को नुकसान होता था और अंग्रेजों को इसमें फायदा था। लेकिन फिर भी सरकार उन्होंने वहाँ के किसानों से नील की खेती कराती थी। इसी का विरोध करने के लिए उन्होंने वहाँ आंदोलन किया। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी सफल हुए। उसके बाद देखो आप आया खेड़ा आंदोलन 1918 में। ये खेड़ा कहाँ पर है आपका? ये गुजरात में है। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, ये जिला है जिसमें एक उपजाऊ जिला था। वहाँ हुआ क्या था? अत्यधिक वर्षा के कारण वहाँ की फसल नष्ट हो गई थी। परंतु वहाँ की सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, वे वहाँ के किसानों से टैक्स वसूलने पर उतारू थी। भाई, जब फसल ही नष्ट होगी तो टैक्स कहाँ से देंगे? वे वैसे ही भूखर मर रहे थे। तो इसी का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ पर गए? अब खेड़ा, गुजरात में। ठीक है, वहां पर उन्होंने आंदोलन किया। और तीसरा आंदोलन किया उन्होंने अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये 1917-18 में किया था। कौन सा? अहमदाबाद मिल और हड़ताल। कब किया था? 1917 और 18 में किया था। ठीक है, ये एक था क्या था? ये जो 1917-18 में जो प्लेग फैला था ना, उसी के सिलसिले में किया था उन्होंने। अब कारण क्या था? मिल मालकों में जो वहाँ की जो मिलें थी, उन मिलों में प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने के कारण वहाँ के जो मिल मालिक थे, उन्होंने वहाँ की मिलें बंद कर दी थी। मिल बंद करने के कारण वहाँ के जो किसान थे वो भूखे मर रहे थे। तो मिल मालिकों ने घोषणा की कि हम आपको प्लेग बोनस देंगे। ठीक है, प्लेग बोनस। तो जैसे ही प्लेग खत्म हुआ, सरकार ने प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। अब जो सरकार और जो वहाँ के किसान थे, उनमें सहमति मतलब हड़ताल होने के बाद जब गांधी जी ने वहाँ पर मिल हड़ताल की, तब उसमें अंग्रेज मिल मालिक सहमत हो गया। ठीक है, हम बोनस देने को तैयार हैं। तो वहाँ के जो किसानों ने मांग रखी थी, हम 50% बोनस देंगे, परंतु मिल मालिक 50% ना देके 25% देना चाहते थे, जिसका वहाँ के अंग्रेजों ने इसके विरोध किया। तो
अब अंग्रेजों ने बीच में मध्यस्थता की, तो फिर ये बात ना 50 में ना 25 में, कितने बार टिकी? 35 में। ठीक है, तो 35% कमीशन पे अंग्रेज राजी हो गए, तो ये मामला ऐसे सिमट गया। ठीक है, तो ये आंदोलन ऐसे खत्म हो गया। अब देखिए क्या रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट 1917 में वायसराय चैम्सफोर्ड तथा सिडनी वेव की अध्यक्षता में आया था। ये किसकी अध्यक्षता में आया था? ये वायसराय चैम्सफोर्ड और सिडनी वेव की अध्यक्षता में ये आया था। ठीक है, ये क्यों आया था? क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, उसी वक्त भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी, जिससे अंग्रेजों की नाक में दम हो रहा था। तो अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून लेके आए, रोलेट एक्ट, जिसे कोई भी किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। ठीक है, जिसे हम काला कानून कहते थे। तो जिसे हम काला कानून कहते थे ना, तो मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने अलग अलग अपनी इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। ठीक है, तो क्या प्रतिक्रिया क्या प्रतिक्रिया दी वो देखेंगे। देखो जी क्या था इसका, सॉरी, देखो पहले देखो जी, ये देख लिया अगर किसकी अध्यक्षता में आया था? रोलेट एक्ट एक प्रकार का निवारण कानून था। अब देखो निवारण कानून क्या था? निवारण कानून देखो, एक था दंडात्मक कानून। एक दंडात्मक कानून होता है जिसमें एक कानून की प्रक्रिया के तहत सजा दी जाती है। देखो कैसे, अपराध होता है, गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाता है, कोर्ट सजा देता है या बरी करता है, क्या करता है वो कोर्ट के ऊपर है। ठीक है, और सजा देती तो सजा बन जाती है। ठीक है, सजा हो जाती है। अब निवारण कानून क्या था? निवारण कानून ये था, आप किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। ठीक है, संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। अब देखो इस निवारण कानून को, जिसको रोलेट एक्ट था ना, इस एक्ट में पुलिस को अधिकार मिल गया था। क्या मिल गया था? वो किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। इससे मतलब अपराध और बढ़ गए थे। ठीक है, पुलिस अपनी मनमानी करने लगी थी। ठीक है, इसी मनमानी से कारण अपराध बढ़ गए थे। ठीक है, अब देखते हैं इस रोलेट एक्ट के बारे में मोतीलाल नेहरू ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। देखो मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था, ये एक ऐसा कानून है जिसे ना वकील, ना अपील और ना दलील दी जा सकती है। यह एक ऐसा कानून है जिसमें हम ना वकील कर सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं और ना दलील दे सकते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था आपको? मोतीलाल नेहरू ने। और देखो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था क्या? रोलेट एक्ट को एक काला कानून बताया था। किसने? महात्मा गांधी ने। क्या बताया था? काला कानून। ठीक है, काला कानून किसने बताया था? महात्मा गांधी ने। और मोतीलाल नेहरू ने क्या बताया था? ना वकील, ना अपील और ना दलील। अब देखो इसी बीच रोलेट एक्ट का जो विरोध हो रहा था, इसी बीच एक घटना घट जाती है। क्या? पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। इसको वहां की पुलिस ने संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है। कैसे कर लेती है? सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा उन पर दोषद्रोह का मामला चलाकर मुकदमा चलाया जाता है। दोषद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, और यह लोग, एक जलियांवाला बाग था, वहां की जनता इन दोनों नेताओं का जो पकड़े जाने पर वहां का अपना विरोध प्रकट करने आई थी। कहां पर? जलियांवाले बाग में। तो उसी बीच वहां एक वो हो जाता है, क्या नाम है, कांड हो जाता है। जो वहां का वो जनरल डायर था ना, जनरल डायर, उसने अपनी पूरे पुलिस फोर्स के लाके वहां पर आकर वो गोलीकांड करा दिया, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, जिसको हम जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। तो दोस्तों ये जलियांवाला हत्याकांड हम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास देखते रहिए। क्लास से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो
विस्तार की क्लास देखिए और आपके बिल्कुल माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट कभी निकलेगा नहीं आपसे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तो